नमस्कार। मैं सुरेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज श्री उदय प्रकाश की कहानी राम सजीवन की प्रेम कथा का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहले भाग में आपने सुना राम सजीवन दिल्ली के उस विश्वविद्यालय तक आ पहुंचे थे जो देश का माना हुआ ही नहीं, कहा जाता था कि पूरी तीसरी दुनिया का सबसे भव्य विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय के कमरे में रहते हुए राम सजीवन अपनी और उस कमरे की साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उन्हें देखकर यह लगता जरूर था कि वे वर्गच्युत हो चुके हैं। और अब इस कहानी का भाग दूसरा। और तभी उस तीसरी दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए दूसरे विश्वविद्यालयों के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। सह शिक्षा के साथ साथ सहवास या सह आवास का उदाहरण। जिस छात्रावास में राम सजीवन रहते थे उस छात्रावास का आधा उत्तरी हिस्सा छात्राओं के रहने के लिए कर दिया गया। छात्रावास अंग्रेजी के एच के आकार का बना था। दक्षिण तरफ की डंडी में लड़कों की तिमंजिली इमारत थी जिसकी हर मंजिल पर 100 कमरे थे। उत्तर वाली डंडी के कमरों में लड़कियां रहती थी और दोनों को जोड़ने वाले बीच के डंडे में मेस था जहां लड़के लड़कियां ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते थे। इस तरह बैलगाड़ियों और 80% भूखड़ों के देश में वो विश्वविद्यालय ससेक्स की किसी शिक्षा संस्था की तरह सहशिक्षा, सहवास और सहभोज के हवाई मार्ग पर उड़ पड़ा। विश्वविद्यालय के ज्यादातर लड़के लड़कियां हेलो हाय संप्रदाय से आते थे, यानी ऐसे उच्च वर्गों से जहां कॉन्वेंट की पृष्ठभूमि के अलावा नाच गाना और हंसना रोना भी उसी तरह का होता है। उन्होंने बड़ी मेहनत, साधना और लगन से अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, लेकिन वे समझते तो खूब थे। बोलने में उनका खास बिहारी लहजा आड़े आ जाता था। ए वेरी गुड इवनिंग जैसे वाक्य तो वे बचा ले जाते थे, लेकिन बचपन से वी की जगह भी की रटाई उनकी जिह्वा के संस्कारों के अंतरतम तक बैठ चुकी थी। उन्हें कभी कभी लगता कि संस्कार कुछ विशिष्ट संदर्भों में चेतना से ज्यादा शरीर को पकड़ते हैं। उनकी चेतना स्लाइस की होती, लेकिन जीभ कड़े की मांग करती। एच की दक्षिणी डंडी की सबसे ऊपरी मंजिल के कमरा नंबर 308 की बालकनी में राम सजीवन खड़े थे। एच की उत्तरी डंडी की सबसे ऊपरी मंजिल के कमरा नंबर 316 की बालकनी में वो लड़की निकल आई थी जो उधर रहती थी। दोनों बालकनियां आमने सामने थी। राम सजीवन ने आखिर उधर देखा। वो लड़की उन्हीं की ओर देख रही थी। आंखें बड़े आंतरिक ढंग से लगभग एक दूसरे का शरीर सहलाते हुए मिली और इस इंद्रिय बोध से निकलती ऊष्मा से राम सजीवन को सात्विक कंप हो गया। ललाट और नासिकाग्र पर श्वेत कण झिलमिला उठे। ये रीतकालीन काव्य शास्त्रीय श्रृंगार लक्षण थे। अब मूर्छा की बारी थी जिसे राम सजीवन बचे। उन्होंने अपने आप को उदासीन, गंभीर और कुछ लापरवाह जैसा बनाया। लड़की थोड़ी देर तक बालकनी में रहने के बाद अंदर चली गई। इस बीच राम सजीवन अपनी बालकनी से हटे तो नहीं, लेकिन उन्होंने दोबारा उस लड़की की दिशा में देखा नहीं। हाँ, उसकी मौजूदगी को वे कभी अपनी पीठ पर और कभी अपनी कनपटी पर महसूस करते रहे। वो लड़की उन्हें एक उजली हरी परछाई की तरह लग रही थी जो अचानक बहुत आत्मीय, घरेलू और घनिष्ठ हो उठी। दोपहर मेस में खाना खाते समय उन्होंने चारों तरफ सतर्क और उत्सुक नजरें दौड़ाई, लेकिन कहीं कुछ नहीं। बहुत सी लड़कियां खा रही थी, लेकिन मामला जादुई बन गया था। एक नजर में सारी लड़कियां उन्हें बालकनी की लड़की लगने लगती और दूसरे ही पल हर लड़की कोई और साबित हो जाती। खाना खाते हुए वे ये खेल विभोर होकर खेलते रहे। राम सजीवन अपने कमरे में ही थे जब उनके मन में एक संगीतपूर्ण मीठे संदेह ने आंखें खोली।
वो लड़की अपनी बालकनी में थी और निश्चित ही राम सजीवन की बालकनी की ओर देख रही थी। वे अपने कमरे में अंधेरा करके खिड़की से उसे समूची रागात्मकता के साथ देख रहे थे। रंग खूब गोरा, आटे और महावर वाला भी नहीं, मक्खन और गुलाब वाला। बहुत हल्का सफेद बनियान जैसा टॉप, खुली बाहें, नीचे तक खुला हुआ गला, जांघों पर फेड हुई जींस की विदेशी नीली पैंट। उम्र 20 के इधर या उधर। उन्हें लगा जैसे अजंता के किसी यक्षिणी को आधुनिक कपड़े पहना दिए गए हो। इस लड़की के गले में आवाज कैसी होगी और हिंदी कितनी बदल कर उर्दू में डूब कर निकलेगी। वे बालकनी में निकले। लड़की गजब हिम्मत और बेफिक्री से उनकी ओर ताक रही थी। संस्कारों का फर्क है। मोहल्ले गांव की होती तो आंख न उठाती या नीचे वाला पार्क देखने लगती। अचानक आंखें मिली। ये एक लड़की की आंख थी। बहुत कुछ समझा दिया था उस दृश्य ने। कितने कितने अर्थ उसमें थे। ये परिचय था पहला। बाबू राम सजीवन को बचपन में देखी गई रामलीला का जनकवारी का प्रसंग याद आया। फिर जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त से होते हुए शमशेर तक पहुंचे। हाँ, तुम मुझसे प्यार करो, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिनको वो गहराई तक दबा नहीं पाती, जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। तुम मुझसे प्यार करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। आईनो रोशनाई में घुल जाओ और आसमान में मुझे लिखो और मुझे पढ़ो। आईनो मुस्कुराओ और मुझे मार डालो। आईनो मैं तुम्हारी जिंदगी हूं। लड़की जा चुकी थी और अब वे नेरुदा में खोए हुए थे। टुडे आई कैन राइट सैडेस्ट लाइन्स। सुबह उन्होंने हॉस्टल के उत्तरी गेट के चौकीदार कुमाऊनी धीरज सिंह नेगी से पूछा कि क्या वो कमरा नंबर 316 में रहने वाली लड़की के बारे में कुछ जानता है। तो उसने कहा, उसको कौन नहीं जानता, वो तो लंदन से आई हुई ठहरिया। पिता केन्या में बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले हुए कहा। यहाँ आने से पहले मैं भी लंदन में 7 साल पढ़ के आने वाली हुई। बड़ा मीठा स्वभाव पाया उसने कहा। शिपियार्ड में रिसर्च करने वाली हुई। राम सजीवन ने सोचा, ये तो कसब नामक उपन्यास से निकला आदमी मालूम होता है। फिर उन्होंने डरते डरते उससे पूछा, नाम क्या है उसका। तो नेगी ने कहा, पंडित जी, तुम्हारा इरादा तो नेक दिखे मुझे। नाम है उसका अनीता चांदीवाला। गुजरात की हुई पर गुजराती ना जानने वाली ठहरी। हिंदी बोलने में भी जगह जगह रुकने वाली हुई। फिर चौकीदार धीरज ने राम सजीवन की तरफ देखकर बीड़ी का गहरा सुट्टा खींचकर हंसने लगा। खांसी और हंसी के बीच उसने बाईं आंख दबाई और कहा, लेकिन असली फटाका हुआ ठहरा। लुम्पेन है ये।
कामगार वर्गों के ऐसे लोगों में वर्ग चेतना पैदा करने के लिए अभी बहुत गहरी शिक्षा की जरूरत है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां यही काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए तो मजदूरों, किसानों और छोटे कर्मचारियों के बीच उनका जनाधार नहीं है। अब इस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चौकीदार को ही देखो। इसका यह घोर स्त्री विरोधी रुख सामंती और पूंजीवादी समाज की पतित मूल व्यवस्था की देन है। राम सजीवन गुस्से में वहां से चले गए, इस पेचीदा मुद्दे पर सोचते हुए कि ऐसे लोगों को उनके आर्थिक सामाजिक वर्गों के आधार पर परिभाषित किया जाए या उनकी मूल्य चेतना, संस्कार, विचार और व्यवहार के आधार पर। अनीता चांदीवाला, इस नाम में एक संगीत है। अनीता, अन्नी, अनु, अनु। इसके कई रूप हो सकते हैं। चांदीवाला सरनेम इस स्वप्न जैसे नाम को लौकिकता और भौतिकता प्रदान करता है। राम सजीवन के दिन का ज्यादातर समय सामने की बालकनी को देखने और इस नाम को अकेले में बोलकर उसे भीतर तक महसूस करने में गुजरता। वे अपने कमरे में रजाई ओढ़कर लेटे लेटे धीरे से बोलते, जैसे सामने बैठे किसी को संबोधित कर रहे हो। अन्नी, तो उल्सिस कैसी लगी? फिर वे मौन होकर जेम्स जॉयस के बारे में उसका जवाब सुनते। जवाब हिंदी में भी होता और मुश्किल से बनाई गई अंग्रेजी में भी। एक दिन उन्होंने कमरे में रजाई के भीतर ही उससे हीट एंड डस्ट और ज्वेल इन द क्राउन फिल्मों के बारे में पूछा। अनीता चांदीवाला ने अंग्रेजों के ब्रिटिश राज नॉस्टैल्जिया के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि किस तरह इंग्लैंड के लोग अपने साम्राज्यवादी अतीत से बेतहाशा प्यार करते हैं, अंगूठे के बराबर सिकुड़ जाने के बावजूद अपने देश को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, और भारत के इतिहास को कैसे अपने मन माफिक बदलते तोड़ते हैं। फिर उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट फिल्म इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ पावर पुट्स दैट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनिकन स्टेट्स फॉर इंडियन रिपब्लिक was not demanded by the nationalists, Nehru, Patel, etc., but it was a suggestion by the last viceroy, Mountbatten. इस लड़की के विचारों में जागरूकता भी है और अपने इतिहास को देखने का एक सही दृष्टिकोण भी। बस अगर उसे समाज के मौजूदा हालात के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझा दिया जाए और जनता से जोड़ दिया जाए तो संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राम सजीवन अपनी पलंग पर रजाई छोड़कर बैठ गए और बोले, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट दे हैव इन यू से, दे हैव टर्न्ड आवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनटू अ फनी पॉलिटिकल जोकर। व्हाट को व्हाट बोले जाने पर उन्हें गहरी ग्लानि हुई। उन्होंने पक्का इरादा किया कि अपनी अंग्रेजी पर टाट पट्टी स्कूल की परछाई तक पढ़ने नहीं देंगे आइंदा। अनीता चांदीवाला अब भी अपनी बालकनी में निकलती। कभी कभी नहाकर अपने बाल सुखाने वो वहीं खुली हवा में खड़ी हो जाती। खुली बाहें, बेफिक्री में उठी हुई भुजाएं, शैम्पू किए हुए सूखते और अलग अलग उड़ते बाल। वे अपने कमरे में अंधेरा करके खिड़की से उसे चुपचाप देखते और उनकी अत्यंत आत्मीय फुसफुस वार्ता शुरू हो जाती। एक दिन बड़ी हिम्मत और लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्होंने अंतिम निर्णय लेकर कहा, अनु, आई लव यू। पूरा कमरा देर तक इस वाक्य के संगीत में बसता रहा। मॉडर्निया और इंटीमेट की महक उनके रक्त तक पहुंचती रही। बचपन की बड़ी सघन और तेज किलकारी ने उनके हृदय में जन्म लिया और वो उनके गले से निकलते निकलते रुकी, और उसने उनके पूरे शरीर को किसी कमजोर पेड़ की तरह झकझोर दिया था। वे कांप रहे थे, उनके शरीर का तापमान बढ़ गया था और इस छोटे से वाक्य को बोलने में ही उन्हें अपने शरीर की बहुत सारी सांस, लहू और ऊर्जा दांव पर लगाना पड़ा था। लेकिन एक बार इसे बोल जाने के बाद वे काफी मुक्त और हल्का महसूस कर रहे थे। वे बेतहाशा खुश थे और
हेमंत कुमार का गीत गाने लगे। खुशी उन्हें दोहरी थी, इसलिए कि उन्होंने इस निर्णायक चिर प्रतीक्षित वाक्य में लव को लव बोल डाला था। अनायास, बिना किसी कोशिश के। ये एक और कमाल था। देहाती, निम्न मध्यम वर्गीय, पिछड़ीहीन भावना को उन्होंने एक जोरदार पटखनी दे दी थी और वो उनके कमरे के फर्श पर चारों खाने चित पड़ी करा रही थी। यह था कहानी राम सजीवन की प्रेम कथा का दूसरा भाग। अब आपसे पुनः मुलाकात होगी भाग तीसरे में। भाग तीसरे में राम सजीवन अपने मित्र कल्याण कुमार दास से बोले, तुमने अनीता की एक चीज पिछले 5-6 दिनों में नोट की है? वो आजकल इतना ज्यादा स्लीवलेस पहनती है कि सिर्फ बाहें ही नहीं, बगलों के नीचे का काफी हिस्सा खुला रहता है। और आज उसने जो टॉप हरे रंग का पहन रखा था, उसका गला इतना खुला हुआ था कि समझ लो मॉड लड़कियां भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती। क्या राम सजीवन की ये प्रेम करने की युक्ति सफल होती है? इसके लिए आपको भाग तीसरे का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।